Good morning, student. Now, today we have to discuss about a topic that is reproductive health. देखिए, जहाँ तक मैं reproductive health की बात करूँ, तो ये वो टॉपिक है जहाँ पर आप ये समझिए कि प्यूबर्टी फेज खत्म करने के बाद आप जो एडोलसेंट एज जो आपका चलता है उसमें जैसे ही आप प्यूबर्टी फेज पे पहुँचते हैं, पर जहाँ आप रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं वहाँ से लेकर और फिर आगे की लाइफ जो आपकी होती है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तौर पर की जाती है। मेल में तो ये अप टू द डेथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है, क्योंकि ये मेल में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लास्ट मोमेंट तक मौजूद होती है। लेकिन जब आप एक फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पर मेनोपॉज का कंडीशन हमने बताया था आपको पिछली क्लासेस में। मिनार्ज जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और मेनोपॉज जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है, यानी वो एज जहाँ पर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 50 टू 55 के बीच वाला दौर। तो उसके बाद फिर फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव नहीं रह जाती। तो आप ये मानकर चलिए प्यूबर्टी से लेके या मीनार से लेके मेनोपॉज तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है किसका, फीमेल का, या रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाता है फीमेल का। मेल के साथ ऐसा नहीं है, एक बार स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हुआ तो टिल द एंड ऑफ द लाइफ भी वो प्रोसेस चल सकती है। ये कंडीशन देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि प्यूबर्टी कंप्लीट होने के बाद या एडोलसेंट एज के बाद, ये एडोलसेंस एज और प्यूबर्टी यानी कि तकरीबन वही 18 से 22 साल, अलग अलग में अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अभी 18 भी मैं इसको और भी पीछे कर दूं तो दरअसल ये प्यूबर्टी फेज आप ऐसा मानकर चलिए कि 12-13 से लेकर 12-13 इन केस ऑफ फीमेल्स, हमारा कि कुछ में कम में भी 9-10 साल में भी प्यूबर्टी फेज कंप्लीट हो जाता है, और 14-15 साल के आसपास जो है वो ऐसा ये कंडीशन। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड क्या है, 18 ईयर फॉर फीमेल की कम से कम कितने साल की होनी चाहिए बच्ची या महिला, और 22 ईयर फॉर मेल। ये गवर्नमेंट डिसाइडेड है किसी भी कपल के मैरिज की ईयर। यदि आप मैरिज देखना चाहते हैं या आप ऐसा समझते हैं कि किसी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअल एज क्या माना जाएगा, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म 18 ईयर की फीमेल होनी चाहिए या गर्ल चाइल्ड 18 ईयर का होना चाहिए और 22 ईयर का मेल चाइल्ड होना चाहिए, तभी उन दोनों की शादी। अदरवाइज आज की डेट में ये क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। आपने वो एक सीरियल आया करता था बाल विवाह, बालिका वधू लाइक दिस, तो वो बालिका वधू वाला जो सीरियल था उसमें इस एज से कम एक बच्चे की शादी जो है तो क्या नाम से, और इस एज से कम एक बच्चे की शादी की जाती है, लेकिन ये पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था, अभी ऐसा नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि यदि पहले से क्या होता था कि 10 से 12 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और उस कंडीशन में वो इतनी रिप्रोडक्टिव, कई बार बच्चे रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाती थी तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होने से वो प्रेगनेंसी के दौर पर चली जाती थी, और इस कम उम्र में वो खुद ही अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते थे और उनके साथ एक और बच्चा डेवलप होने के लिए आ जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज फॉर द फीमेल एंड 22 ईयर ऑफ एज फॉर द मेल, ये वो एज है जो डिसाइड की है गवर्नमेंट ने फॉर द मैरिज ऑफ अ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड। ना ये तो बात हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की या एज ड्यूरेशन। इसके अलावा ये वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है जिसमें सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो है तो देखने को मिलती है, या जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है डिजीज उनका उनका ट्रांसमिशन बड़ा फास्ट होता है, खासकर इस एज ग्रुप के लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि चूंकि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और सेक्सुअली एक्टिव होने के कारण इस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल इंटेक्ट के दौरान ये डिसीज ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और शॉर्ट फॉर्म में इनको एसटीडीज कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, यही दो क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा नहीं आता कि उनकी बीमारियों के बारे में कि उनके क्या सिम्टम्स हैं, ये सब चीजें सॉरी नहीं पूछी जाती। तो जहां तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बात करूं तो एक बीमारी होती है सिफिलिस, एक होती है गोनेरिया। तो ये बीमारियां दोनों सिफिलिस और गोनेरिया दरअसल वो बीमारियां जहां पर जो आप मेल और फीमेल को जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं वहाँ इचिंग की प्रोसेस, खुजली होना, वाटर आना, पानी आना या इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। जहां तक वायरल इन्फेक्शन की यदि मैं बात करूं
तो वायरल इन्फेक्शन डिसीजेस में जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो क्या है, एड्स। इसके अलावा वॉट करके भी एक डिजीज है, तो ये भी देखने को मिलती है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा है, वायरल इन्फेक्शन से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा है। तो ये नाम याद होने चाहिए, बैक्टीरियल में सिफिलिस और गोनोरिया, वायरल इन्फेक्शन में एड्स एंड वॉट्स। तो ये ध्यान रखना। तो ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एज ऑफ फीमेल 18 ईयर, एज ऑफ मेल 22 ईयर फॉर द मैरिज। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका प्यूबर्टी कब शुरू हो गया। कुछ बच्चों में 9 ईयर से ही प्यूबर्टी फेज शुरू हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, बट दे आर नॉट फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए जो गवर्नमेंट ने ईयर डिसाइड किया वो 18 फॉर द फीमेल एंड 22 फॉर द मेल। इज देयर एनी डाउट? अब बात आती है कि जब इस तरीके की डेट डिसाइड हो गई, तो अब ये मानकर चलिए कि 18 और 22 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी होगी। लेकिन अब आज की डेट में बच्चे जो है या पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में शादी होने के बावजूद भी वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गेन करना चाहते, या यूं कहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, वो पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, वो बच्चे नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में या मान लीजिए कि वो सेटल भी हो गए हैं, उन्होंने शादी कर ली, वो कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके बाद उनका एक बच्चा हो गया ना, अब वो दूसरा बच्चा नहीं चाहते, इस तरह की भी कंडीशन। ऐसी कंडीशन में एक नई टर्मोलॉजी आती है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है साइंस में, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को लेकर। इसके बारे में जरूर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं। देखिए, जहां तक बात करूं मैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, तो टोटल 4 तरीके हैं नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को लेकर। पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है मेडिकल मेथड, और चौथा है, देखिए हैं वैसे तो 4 ही, लेकिन अलग अलग बुक में कई बार आपको इन्हीं को अलग अलग और तरीके से करके 5-6 तरीके दिखा दिए जाएंगे। बट बेसिकली यदि आप 4 का भाग में डिवाइड करें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती क्या है? कॉन्ट्रासेप्ट का मतलब होता है कि जब नॉर्मल कपल जो है, जिसके पास हर तरीके की एबिलिटी है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है उसके ऑर्गन्स में लेके, उनके बॉडी में लेके, फिर भी वो प्रोजेनी पैदा नहीं करना चाहते, न्यू चाइल्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं चाहते, ऐसी कंडीशन में वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो बच्चे ना हो, इस प्रेगनेंसी ना रुके, या यूं कहो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस ना हो, वो कैसे कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। जहां तक कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में, तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नेचुरल मेथड। देखिए, जब आप नेचुरल मेथड में जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो नेचुरल मेथड का मतलब है कि बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम कैसे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में कुछ आते हैं, जैसा पहला एक आता है लैक्टेशनल एमोनेरिया। अरे बस ये लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमोनेरिया होता है कि जब कभी भी माँ, कोई भी फीमेल माँ बनती है और जब तक वो फीडिंग करा रही होती है अपने बच्चे को, तब तक ये माना जाता है कि जब तक वो फीडिंग कराते रहेगी तब तक कंसीव नहीं करेगी। यानी यदि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती भी है, पार्टनर के साथ रहती भी है, तब भी कंसीव नहीं करेगी। और ये मानकर चलते हैं कि जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है, चाइल्ड बर्थ के 5 से 6 महीने तक काम परफेक्टली करता है। मीन्स कहने का ये है कि 5 से 6 महीने तक चाइल्ड बर्थ के बाद जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है बच्चे को, तो माँ प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन 5 महीने के बाद भले माँ और आगे भी फीड कराती रहे, तब भी कई बार देखने को मिलता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया एक वो तरीका है जिसमें जब तक माँ फीड करा रही है बच्चे को, तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। ये नेचुरल तरीका है, ये कभी भी 100% श्योर भी नहीं है और 90% में ये काम भी करता है। तो ये कहलाता है लैक्टेशनल एमोनेरिया।
दूसरा आता है एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस नाम से ही क्लियर है, अब्सेंट होना, प्रेजेंट ना रहना, उसको अब्सेंट कहते हैं वर्ड, और वहीं से बना है क्या, एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आइदर मेल और फीमेल जो पार्टनर है वो एक दूसरे से क्या रहे, दूर रहे। तो यदि वो पास पास नहीं रहेंगे, एक दूसरे शहर में काम कर रहा है, एक दूसरे शहर में काम कर रहा है, आपस में मिल ही नहीं पा रहे, एब्सिस्टेंस है, एब्सेंट है, तो स्वाभाविक है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। या साथ में भी रह रहे हैं तो हमको पता है कि फीमेल के बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ओवम रिलीज होने का एक पर्टिकुलर डेट होता है। जिस दिन ओवम रिलीज होता है, कहां से, ओवरी से, और कहां पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो जब ओवरी से ओवम रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वेट करता है स्पर्म का, तो वो टाइम ड्यूरेशन उसके से 3 से 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है। तो यदि ये 4-5 दिन हमको पता चल जाए, हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैलकुलेट करें तो ये 4-5 दिन पता चल जाता है। और यदि उन दिनों में इंटरकोर्स ना हो, सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो, तब भी एब्सिस्टेंस हो जाता है। मतलब उन 4 दिनों के लिए वो यदि आपस में साथ ना रहे तो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी, या यूं कहिए कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, उसको कहते हैं एब्सिस्टेंस। तीसरा तरीका होता है विड्रॉवल। क्वाइटरस विड्रॉवल का मतलब होता है कि यदि दोनों कपल यानी मेल और फीमेल आपस में साथ में मौजूद हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वाइटरस यदि स्पर्म रिलीज ना किए जाए फीमेल बॉडी में, तब भी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यदि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी जनरेट नहीं होगी। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों नेचुरल है, यानी कि इनमें किसी तरीके की मेडिसिन, किसी तरीके का हमने दवाइयां नहीं, नेचुरल तरीके हैं। लैक्टेशनल अमोनिया, माँ जब तक बच्चे को दूध पिला रही होगी तब तक चांसेस हैं कि नहीं होगा, लेकिन ये 5 से 6 महीने तक 100% रहता है, उसके बाद फिर गारंटी नहीं है। एब्सिस्टेंस की बात भी है, हम ये कह रहे हैं या तो दूर दूर रहे तो चांसेस है, और यदि वो पास रहते हैं तो उनको पर्टिकुलर डेज में, जिन डेज में ओवम सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होता है स्पर्म को ऑब्टेन करने के लिए, यदि उस दौरान वो ना मिले तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है हमारी गिनती गलत हो, यदि हमने कुछ गलती गिनती की तो स्वाभाविक है कि इस कंडीशन में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। विड्रॉवल क्वाइटरस ये वो प्रोसेस है जिसमें दोनों कपल यदि साथ में हैं और स्पर्म की का रिलीज जो है तो फीमेल बॉडी में नहीं किया जाता है, यानी स्पर्म रिलीज के ठीक पहले ही उसको बाहर कर दिया जाए, फीमेल बॉडी में ना रिलीज किया जाए, तो उसको कहा जाता है विड्रॉवल क्वाइटरस। ठीक है, 3 तरीके हैं जो कि कैसे हैं, नेचुरल मेथड है, जिनके थ्रू रोका जा सकता है प्रेगनेंसी को। जैसे क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि स्टॉप प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ होने को रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना, स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से रोकना, यही प्रोसेस। आई थिंक ये 3 तरीके हैं। दूसरा मेथड आता है बैरियर मेथड। देखिए बैरियर का नाम ही, बैरियर से क्या समझ में आता है, आप जाते हैं जब रोड में जाते हैं तो बैरियर लगे हुए होते हैं, उनका काम क्या होता है, आप बैरियर में जाइए, आपको अपना कागज दिखाना होता है, यदि सब कुछ ओके होता है तो आपको जाने दिया जाता है। बैरियर मतलब होता है किसी चीज को अपसेट करना, रोकना, और बैरियर मेथड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, कंडोम। कंडोम जो है वो बैरियर मेथड के बेस्ट एग्जांपल है, या यूं कहिए कि ये बेस्ट तरीका है कंडोम। ये कंडोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। कंडोम दरअसल लेटेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनिटल पार्ट में यूज किया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि ये स्पर्म को रिलीज नहीं होने देता। कहां पर, वेजाइना में। तो स्वाभाविक है कि यदि वेजाइना में स्पर्म जाएगा ही नहीं तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि कंडोम केवल कॉन्ट्रासेप्शन वर्क नहीं करता, आज की डेट में कंडोम जो है वो बहुत ज्यादा, जो आप अभी चारों के चारों जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ेंगे उसमें सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यदि डिवाइस कोई है तो वो कौन सा है, कंडोम। और ये क्वेश्चन भी आया है कि विच कैन बी कंसीडर एज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम बैरियर मेथड को कहते हैं, कंडोम्स को कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है, क्या क्या कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये क्या है, चीपर, सस्ता है। दूसरा इजी अवेलेबल, आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, पान दुकानों में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल।
तीसरा, नो मेडिकल असिस्टेंस। यहां एक बात समझ जाइए, नो मेडिकल असिस्टेंस का मतलब है इसके आगे मेडिकल और सर्जिकल ये दोनों मेथड जो अभी हम देखने वाले हैं, इन दोनों मेथड में आपको या तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या तो नर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि इंडियन कल्चर में या बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसी कंडीशन में किसी डॉक्टर को जाकर ये कहना कि अभी हम बच्चा नहीं चाहते हैं या हम साथ में रह लेकिन बच्चा ना हो, इस तरीके की प्रोसेस कहना और बोलना में बड़ी झिझक महसूस होती है। तो यदि वो मेडिकल मेथड यूज करेंगे या सर्जिकल मेथड यूज करेंगे तो उनको किसी न किसी से कंसल्ट करना होगा। लेकिन यदि वो इस बैरियर मेथड को यूज करते हैं तो किसी से कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गए परचेस किया और यूज किया, तो नो मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत। तीसरा, चौथा, नो साइड इफेक्ट। मेडिकल असिस्टेंट के साथ साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप मेडिकल मेथड में देखेंगे तो इनमें भी कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, सर्जिकल मेथड में भी साइड इफेक्ट होते हैं, यहाँ नेचुरल मेथड में भी साइड इफेक्ट होते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन गलत हुई तो प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, कंडोम यूज करने का। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से भी ये बचाव करता है। यानी यदि मेल को है तो वो फीमेल को नहीं होगा और फीमेल को है तो वो मेल को नहीं होगा। यानी यदि आपने अपने पार्टनर के साथ नहीं दिया, यदि इस तरीके की कंडीशन है, क्योंकि बाकी सब मेथड में आप देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यदि एक को है तो दूसरे को फैल जाएंगी यदि वो कपल साथ में रहता है। लेकिन कंडोम के कारण ये भी प्रिवेंट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके कारण कंडोम को बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और स्वाभाविक है कि चूंकि ये इसमें मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी तब यूज कर लिया, इजी है, चीपर है, अवेलेबल है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाने का काम करता है। सो देयरफॉर कंडोम कैन बी यूज्ड एज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और ये किसके अंतर्गत आता है? बैरियर मेथड के अंतर्गत आता है। यहां तक कोई डाउट? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दो और मेथड बचते हैं, एक बचता है मेडिकल और दूसरा बचता है सर्जिकल, उसकी बात करते हैं। देखिए, जहां तक मेडिकल मेथड की यदि मैं बात करूं, मेडिकल मेथड में दो आते हैं, एक आती है पिल्स, दूसरे आते हैं आईयूडीज। पिल्स क्या हो गया? पिल्स सिंपल गोलियां हैं, दवाइयां हैं। आपने नाम सुना होगा मालाडी, या आपने नाम सुना होगा सहेली। ये अलग अलग दवाइयां हैं जो एक पूरे 28 के बंच में आती है, 27, 28, 30 दवाइयां टैबलेट एक साथ आती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन आपका स्टार्ट होता है उस दिन से शुरू किया जाता है, फिर आपको डॉक्टर बता देता है कि दिन खाइए। लेकिन इन पिल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को ये पिल्स, ये दवाइयां सूट नहीं करती और आपको हर दिन एक टैबलेट खानी होती है, तब आप प्रेगनेंसी से बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एक दिन भूल जाते हैं और उसी दिन आपके साथ आपके पार्टनर के साथ आप रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। प्लस कई बार ये दवाइयां खाने से लोगों को निचली आती है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग मोटे होने लगते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो इस तरीके के साइड इफेक्ट देखते हैं। तो ये सबको सूट नहीं करता, कुछ को साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डेली यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, और मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल असिस्टेंट होने के कारण डेली यूज करने के कारण इनको कोई यूज नहीं करता, ये भी तरीका है जिसको यूज किया जाता है। और आज मार्केट में ढेर सारे पिल्स मौजूद है। हालांकि अभी कुछ थोड़ा सा एडवांस हो गया, जो सहेली है ये वीक इन ए डे। वीक इन ए डे का मतलब ये है कि आप हफ्ते में एक टेबलेट ले लीजिए और आप हफ्ते भर पे हो सकते। पहले जो दवाइयां आती थी उनको आपको डेली खाना होता था, तब आप प्रेगनेंसी से बच सकते थे। सहेली नहीं है, जो कि इंडियन ओरिजिन ही है, और इसको आप हफ्ते में खाइए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी से बचे रह सकते। तो ये तो पिल्स की बात, लेकिन इनके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नाम से क्लियर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो यूटेरस के अंदर लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दरअसल ये आईयूडी वो मेथड है जब किसी
कपल को मान लीजिए एक बच्चा हो गया और अभी वो 3 साल तक या 5 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहे, तो ऐसे थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर इस तरीके के ड्यूरेशन के लिए यदि वो अब आगे चाहे नहीं चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में इस तरीके के मेथड यूज करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसमें होता यूं है कि इन आईयूडीज को फीमेल बॉडी के यूटेरस में प्लांट किया जाता है और दरअसल ये आईयूडीज की खासियत ये होती है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करते हैं। एक्चुअली में इस तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं कि ये हार्मोन यूटेरस में मौजूद होते हैं, जैसे स्पर्म आता है यूटेरस में वो उस स्पर्म की मोटिलिटी को उसके मूवमेंट को ही खत्म कर देते हैं। तो यदि स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा नहीं तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। तो ये आईयूडीज होते हैं और ये 5 साल 7 साल 3 साल 2 साल इस तरीके के ड्यूरेशन के लगाए जाते हैं। और जब कभी भी कपल को लगता है कि हम फिर से हम पेरेंट बनना चाहते हैं तब ये आईयूडीज निकलवा ली जाती है और ऐसी कंडीशन में फिर से वो ससेप्टिबल हो जाते हैं या यूं कहिए कि चाइल्ड बर्थ करा सकते हैं। अलग अलग तरीके के आईयूडीज हैं, हार्मोन वाले आईयूडीज हैं, कॉपर रिलेटेड आईयूडीज है जिनमें से कॉपर रिलीज होता है, कुछ प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, कुछ और हार्मोन रिलीज होता है जिनके थ्रू होता है। हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसमें भी बाइफर्केशन है, वो मैं आगे नहीं बता रहा। इतना याद रखिए कि आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जो महिला के यूटेरस में प्लांट किए जाते हैं 3 साल 5 साल 7 साल ड्यूरेशन के हिसाब से और वो स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करके रखते हैं। दिस इज एन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आईयूडीज। तो मेडिकल मेथड में 2 आते हैं, पिल्स और आईयूडी। इसके बाद आखिरी आता है सर्जिकल मेथड, नाम से ही क्लियर है। याद रखिएगा ये ऊपर तीनों मेथड ऐसे हैं जिनको आप यूज करके इन्हें इलाज कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रासेप्शन पीरियड, यानी कि एक बच्चा होगा दूसरा बच्चा नहीं चाहते तो उसके बीच आप गैप कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड, आप 3 में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं जो कपल को स्टेबल लगे। सर्जिकल मेथड एक्चुअली में फाइनल मेथड होता है। ये कहने का मतलब, फाइनल कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसा नहीं कि ये सबसे बेहतर है, अच्छा है। एक्चुअली में जो कपल ऐसे होते हैं जिनके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए, अब वो आगे बच्चे चाहते ही नहीं, अब चाहते हैं कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो बॉडी में तो रहेगी लेकिन वो कोई चाइल्ड नहीं चाहते, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते। ऐसे कंडीशन में सर्जिकल मेथड यूज की जाती है जहां पर 2 तरीके हैं, ये मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। जब मेल के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी और जब फीमेल के लिए कहते हैं तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, वैसा मीन्स वास्ट डिफरेंस, याद रखने के लिए। ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब। दरअसल ये सर्जिकल मेथड होती है जिसमें सर्जिकली कट कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद फिर आप महिला जो है वो प्रेग्नेंट होने की काबिलियत जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, आपने भी डायग्राम देखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि ये जो वास्ट डिफरेंस है ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा था अपन, यहां से वास्ट डिफरेंस को काट के और इनको यहीं पर बांध दिया जाए। अब ऐसा कर देने से क्या होगा, स्पर्म जो यहाँ प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं लेकिन आगे सेमिनल वेसिकल की तरफ नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके से टाई अप कर देने से, वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देने से अब स्पर्म पहले से क्यों बाहर रिलीज नहीं होते, सेमिनल वेसिकल तक नहीं पहुंच पाते, तो स्वाभाविक है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में भी यहां पर होती है, यहां पर होती है, यहां पर इनको कट किया जाता है, इसको यहां बांध दिया जाता है, इसको यहां बांध दिया जाता है। इस तरीके से कट कर दिया, यहां से ओवा तो रिलीज होता है लेकिन वो यहां से फैलोपियन ट्यूब से आगे यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता। या यूं कहिए कि यहां से स्पर्म एंटर करता है लेकिन वो एम्पुलर स्टमक जंक्शन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती।
इसको कहते हैं हम सर्जिकल मेथड। तो ये टोटल 4 तरीके हैं, नेचुरल मेथड, मेडिकल बैरियर मेथड, मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। ये वो 4 तरीके हैं जिनसे हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं या इनका उपयोग करते हैं। प्लस हमने दो डिसीजेस के बारे में बात की, जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। हमने बात की कि जो एक्चुअल एज है मैरिज की वो 18 ईयर गर्ल के लिए और 22 ईयर बॉयज के लिए है। और इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर भी आज यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनमें से और रिलेटेड कुछ डाउट होगा उसके बारे में, और प्लस साथ में साथ हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे आफ्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बाद वाला जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।